आज का ये वीडियो आप सबके लिए हाईली इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज इस वीडियो के अंदर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होने वाली है। इनफैक्ट हम ये भी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जिससे उनकी आने वाली जनरेशन्स भी मिडिल क्लास ही रह जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है ना मिडिल क्लास, बड़ा फैंसी शब्द लगता है मुझे ये, क्योंकि गरीब बोलना ना अच्छा नहीं लगता। अब हो सकता है कई लोगों को लगे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, बट यस, मिडिल क्लास का मतलब क्या हुआ? आप बीच में हो, मतलब गरीब और अमीर के बीच में हो। दिस इज़ द मिडिल क्लास। वाई एक इंसान को मिडिल क्लास बोला जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास में आते कौन लोग हैं। मिडिल क्लास में टिपिकली वो लोग आते हैं जिनकी इनकम या तो उनके एक्सपेंसेस के बराबर होती है या फिर कभी कभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं इनकम से। अब आपको क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे इनकम से तो इंसान गरीब ही है। तो मैंने तो बोला ही था आपको, ये तो फैंसी शब्द है मिडिल क्लास। एक इंसान 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है और एक इंसान 1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा अमीर कौन है? आप कहोगे जो 1.5 लाख कमा रहा है वो अमीर है। शायद आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि अभी आपको दोनों की ना परिस्थितियाँ नहीं पता। जो इंसान 1 लाख कमा रहा है वो सिर्फ 20,000 में अपना घर चला लेता है और 80,000 जोड़ लेता है, और एक इंसान 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है पर उसकी 50,000 की घर की किश्त है, 30,000 रुपये की गाड़ी की किश्त है, 20,000 बच्चों की स्कूल की फीस है, और जो बच्चा कुछ पैसा बचता है वो अपने ऊपर और अपनी शौक मौज पे खर्च कर लेता है, और उसके पास 1.5 लाख में कुछ नहीं बचता। तो अमीर कौन हुआ? यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम देखी जाएगी। अमीर हुआ जो इंसान 1 लाख कमा रहा है। हम हमेशा एब्सोल्यूट इनकम देखते हैं कि भैया एक इंसान 5 लाख कमा रहा है और एक इंसान 20,000 कमा रहा है, तो 20,000 वाला तो गरीब ही हो गया। आप यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम में गलत नहीं हो, क्योंकि 20,000 रुपये बहुत ही कम है 5 लाख के सामने। पर जो 5 लाख कमा रहा है अगर वो सारे खर्च कर देगा तो इनफैक्ट वो इंसान गरीब हो जाएगा और आप उसे मिडिल क्लास की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब आप कहोगे मिडिल क्लास की कैटेगरी अभी भी डिफाइन नहीं हुआ। भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक इंसान है जिसके पास घर में साइकिल है और उनकी घर परिवार ठीक चल रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बट वो इंसान सिर्फ साइकिल चलाता है। अब आप उसे गरीब बोलोगे या मिडिल क्लास बोलोगे? अब आप कहोगे मैं तो उसे गरीब भी बोल सकता हूँ, मिडिल क्लास भी बोल सकता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ, अब उस इंसान ने बाइक ले ली, अब उसके पास साइकिल नहीं है, बाइक है। आप कहोगे हाँ अब तो मिडिल क्लास हुआ, ठीक है, आप मिडिल क्लास बोलोगे। अच्छा, अगर उस इंसान के पास अभी गाड़ी है तो आप क्या बोलोगे? गाड़ी वाला मिडिल क्लास हुआ या गाड़ी वाला गरीब हुआ या गाड़ी वाला अमीर हो गया? अब आप कहोगे पहले से अमीर हो गया, बट शायद ये मिडिल क्लास ही बोला जाएगा। तो देयर इज़ नो पर्टिकुलर डेफिनेशन यहाँ पर क्लियरली है कि देखो यहाँ पर 2 चीज़ें समझनी है। एक होती है इनकम, दूसरी चीज़ होती है एसेट्स। एसेट्स को भी हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एक इंसान के पास हर महीने की अच्छी इनकम ही आ रही हो, पर उसके पास प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है। तो अगर उसके पास एसेट्स ज़्यादा हैं तो भी वो इंसान अमीर की कैटेगरी में जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे जैसे ही मैंने एसेट लिखा, मिडिल क्लास में मैं उन सब लोगों को डालूंगा जिनके पास एसेट्स ही नहीं होते। तो सिर्फ इनकम होने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। आपके पास अपना खुद का घर है, दिस इज़ गुड थिंग। आपके पास अपने घर के अलावा भी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे आपको रेंटल इनकम आती है। आप मिडिल क्लास नहीं हो, आप अमीर हो गए, क्योंकि आपके पास एसेट्स हो गए। पर अगर एक इंसान बोले मेरे पास 3 गाड़ियाँ और मैं अपने घर में रह रहा हूँ, आपके पास 3 गाड़ियाँ बट गाड़ियाँ एसेट्स नहीं होती। अगर आपने किताब पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की, तो उसमें वो बड़ा सिंपली समझाते हैं कि एनीथिंग विच ब्रिंग्स यू मनी इज़ एन एसेट। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको पैसा लेकर आती है वो एसेट होती है, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी जेब से पैसा लेकर जाती है वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो अगर किसी के पास 3 गाड़ियां भी हैं तो उसकी लायबिलिटीज है, क्योंकि उससे पैसा थोड़ी आ रहा है। तो आज आपको खुद से समझना पड़ेगा हु यू आर। आज आप कहाँ पर हो? क्या आज आपकी इनकम जो है वो आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो कितनी ज़्यादा है? क्योंकि अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आज आपके पास एसेट्स कितने हैं? एसेट्स 2 तरीके के आप बोल सकते हो सिंपली। एक होते हैं फिजिकल एसेट्स, दूसरे होते हैं पेपर एसेट्स। फिजिकल एसेट्स क्या हो सकते हैं? फिजिकल एसेट्स हो सकते हैं आपके पास आज गोल्ड हो, सिल्वर हो, आपके पास जो ज्वेलरी है वो आपकी फिजिकल एसेट है। आज आपके पास आपका घर है, या आपके पास और कोई रियल एस्टेट है, आपके पास कोई शॉप है जिससे आपको रेंट आता है, ये सब आपकी फिजिकल एसेट हो गई। दूसरी क्या एसेट होती है? दूसरी होती है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स क्या हो सकते हैं? आपके पास स्टॉक्स हो सकते हैं, आपके पास बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपकी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। ये सब किस कैटेगरी में आता है? पेपर एसेट्स में आता है। दोनों ही एसेट्स हैं। एसेट्स समथिंग विच ब्रिंग्स यू मनी, ऐसी चीज़ें जो आपको पैसे लेकर आती हैं। स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, एसेट्स की वैल्यूएशन बढ़ रही है। पर मिडिल क्लास फैमिलीज के पास टिपिकली एसेट्स नहीं होते या बहुत कम होते हैं, और उनके एक्सपेंसेस और लायबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। और अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपने मिस किया होगा स्टार्टिंग में इस वीडियो में, मैंने लिखा है ट्रैप।
ट्रैप वो चीज़ होती है, एक ऐसा, आप चंगुल बोल लो, जंजाल बोल लो, एक ऐसा पिंजरा बोल लो जिससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। एक चूहा देखा ना, एक पिंजरे में फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं और वो मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर वो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप मुझसे सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं इस ट्रैप से निकलने के लिए करना यही पड़ेगा जो फाइनेंशियल प्लानिंग अभी हम जस्ट आपके लिए करने वाले हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो गई होगी कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। प्रॉब्लम दो चीज़ों से शुरू होती है, या तो इनकम कम है या फिर एसेट्स कम है, और दूसरा क्या साइड है, या तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है या आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है ना, इनकम और एसेट्स वाली साइड, इसे बढ़ाना पड़ेगा कैसे भी करके, और ये वाली जो साइड है एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़, इसे कम करना पड़ेगा। और अगर आज की डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन नहीं करना चाहते, तो भैया इनकम को और एसेट्स को बढ़ाना ही पड़ेगा। अब वो कैसे बढ़ेगी, आइए समझते हैं। ठीक है, यहाँ से अभी हम फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। कोई इंसान ये सोचता है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँगा, नॉट पॉसिबल। एक रात में कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको पता है भगवान के आगे सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हो कि भगवान से सबसे ज़्यादा मांगते कौन लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत ज़्यादा मांगती हैं, और वो बहुत अनरियलिस्टिक मांगती है। अनरियलिस्टिक क्या मांगती है कि भाई भगवान ऐसा कर दे, ये दे दे, वो दे दे। आपको रातों रात ना कहीं गड़ा हुआ खजाना नहीं मिलेगा। आपको ऊपर वाले से तभी मिलेगा जब आप कुछ एफर्ट्स करने वाले हो। क्योंकि देखो, आपकी फाइनेंसेस के लिए ना आप ही जिम्मेदार हो, आप ऊपर वाले को ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो ब्लेम गेम करना छोड़ दो। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या मिलेगी कि वो ब्लेम बहुत करते हैं, उसकी वजह से ये मैं नहीं कर पाया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे परिवार ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे पिताजी ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। आप सबसे ज़्यादा ये ब्लेम गेम देखोगे, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया। आप जब ये सुनते हो, ये ब्लेम गेम होते हैं लाइफ में, कि उसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया। आपको खुद कंट्रोल लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये बोल भी रहे हो तो क्या उखड़ जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा, नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। सो आप सिर्फ अपने आप को एक ऐसी कंसोल कर रहे हो कि भाई उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया इसलिए मेरी लाइफ ऐसी है, पर नहीं, आज से बदलना है। अब क्या बदलना है, इसे समझते हैं। तो ब्लेम गेम नहीं करना, एंड यहाँ से हम आगे की प्लानिंग करेंगे। अब देखिए, अगर किसी की इनकम है, आज हम रियलिस्टिक प्लानिंग करेंगे। आज आपकी किसी की इनकम है लेट से 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ की पर मंथ की इनकम है। अब प्रॉब्लम 50,000 की इनकम में कुछ भी नहीं है। 50,000 की इनकम एक अच्छी इनकम भी हो सकती है, 50,000 की इनकम बहुत कम इनकम भी हो सकती है, डिपेंडिंग किस चीज़ के ऊपर, कि सामने वाले के एक्सपेंसेस क्या हैं। अगर आज आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलना है तो पॉइंट क्या समझना पड़ेगा, आज आपकी इनकम सर कुछ भी हो, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो आपकी इनकम का 80% पार नहीं कर सकते। ये आपकी एक सीलिंग है, एक आप समझ लीजिए एक्सपेंस की सीलिंग है कि अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपया है तो मैं 80,000 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अगर आपकी इनकम 50,000 है, आप 40,000 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकते इन अ मंथ, आप कर ही नहीं सकते। अब अगर मैं आज आपको बोल दूं कि आपको भैया 1 करोड़ की गाड़ी लेनी है, आप कहोगे मैं ले ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसी, जैसे आपने एकदम से बोला ना कि मैं ले ही नहीं सकता, ऐसे ही आपको ये बोलना है कि ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। जब तक ये नहीं बढ़ेगी आप वहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ा ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं होता भाई। आज की डेट में एक आदमी अपना घर चला रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। बच्चा जिद करता है जी मुझे एक फ़ोन चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, और वो कहता है जी मुझे 25,000 का फ़ोन चाहिए। वो आदमी 50,000 कमा रहा है, उसने 40,000 में एक सीलिंग रखी हुई थी कि मैं 40,000 से ऊपर का खर्चा नहीं करूँगा। अब बच्चे ने जिद करी, चलो आपने उसे 20,000 रुपये का फ़ोन दिला भी दिया। अगर आपने उसे 20,000 का फ़ोन दिलाया तो आपका 60,000 का खर्चा हो गया। अब आप कहोगे 10,000 कहाँ से आया, या तो पहले की सेविंग से गया, और अगर आपके पास वो 10,000 एक्स्ट्रा नहीं थे तो यहाँ से एक ट्रैप शुरू होता है। इस ट्रैप को समझते हैं कि एक्सपेंसेस जैसे ही पार हो गए, ये 100% से ऊपर हो गए इनकम के, तो या तो आपने सेविंग को डिस्टर्ब किया जो पहले करी थी, बट ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास सेविंग ही नहीं होती। फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको सारे, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के पास सेविंग नहीं होती, और होती है तो बहुत कम होती है। तो यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आ जाती है। आप मोबाइल फ़ोन की दुकान पे जाते हो, आपके पास 10,000 एक्स्ट्रा थे, वो कहता है सर EMI कर दूंगा सर, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने इतने की इंस्टॉलमेंट जाएगी, 1,000-1,500 की इंस्टॉलमेंट जाएगी। आपको क्या 1,000-1,500 से क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो 50,000 कमा रहा हूँ, 1,500 से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि उस वक्त आप बाकी सारे खर्चे कैलकुलेट नहीं करते,
और आपकी 1,500-2,000 रुपये चलो महीने की भी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, तो आप कहते हो चलो मैंने दिला दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। बट इस तरीके के आपके पास एक्सपेंसेस लगातार लाइफ में आते रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जिससे वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहते हैं? लेट मी टेल यू, ये EMI तो स्टार्टिंग है। आपको जो मेजर लाइफ के इवेंट्स होते हैं, जैसे कि घर में है आपकी किसी की शादी, तो मैरिज के लिए जर्नली होता क्या है, पैसा इतना होता नहीं है। और अपनी शान के लिए समझ लो, लोगों को दावत देने के लिए समझ लो, कपड़ों पे खर्चा करने के लिए समझ लो। आजकल सोशल मीडिया पे आप देखते हो इतनी लैविश शादियाँ हो रही हैं, तो हमें भी यार बहुत अच्छा करना है, तो लोग क्या करते हैं, शादी पे बहुत खर्चा करते हैं और पैसा होता नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से लोन लेंगे, किसी ना किसी से उधार लेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अमाउंट, मैं डिफाइन नहीं कर सकता, कोई 2 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 50 लाख भी लेता है, और वो शादी के लिए एक बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं। आपको पता है शादी का लोन उतारने में उन्हें कई साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ट्रेंड हो गया है। अगर आप में भी किसी के साथ घर में ऐसा हुआ ना, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पहले के टाइम पे जो लोग थे उनके खर्चे बहुत कम होते थे, गांव में रहते थे, लिमिटेड खर्चा करते थे, कोई शो वाली ज़िंदगी नहीं थी, तो अपने बच्चों को ना वसीयत में प्रॉपर्टी दे के जाते थे, खेत दे के जाते थे, ज़मीन होती थी। पर आज की डेट में ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ट्रेंड हो गया है कि लोग ना वसीयत में लोन दे के जाते हैं। वो उधार जीते जी ख़त्म ही नहीं होता, बच्चे को उतारना है वो उधार। किसी के साथ अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा ये हो सकता है रियलिटी ना हो, पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब रियलिटी है। रीज़न मैंने सब कुछ ना बड़े ध्यान से देखा है। मैं तो मिडिल क्लास बोल ही नहीं रहा भाई, मैंने तो अपनी शुरुआत जब करी थी मैंने तो माइनस से करी थी, तो मैं तो ये बताऊँगा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं था। मैंने वो सारी सिचुएशन, सारे सर्कमस्टांसेस देखे हैं। घर में जो लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो रही है पैसे के लिए, बीवी पति को सुना रही है पैसे के लिए, बच्चा अपने बाप को बोल रहा है कि मैं 2 साल से फ़ोन मांग रहा हूँ, 2 साल से साइकिल मांग रहा हूँ, तुमने दिलाई नहीं। तो ये सारी चीज़ें आई हैव सीन दैट, एंड वो चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको आज गाइड कर पा रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें एंटरटेनमेंट नाम का कुछ ना हो, पर आपकी प्लानिंग इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे होता है क्या, उन्होंने लोन ले ली, बच्चे को भेजना है कॉलेज, पढ़ाई करानी है। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ क्लियर है कि बच्चे को तो पढ़ाई करानी ही करानी है, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो रास्ता ये है कि पढ़ाई कराओ। अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्या करेंगे, एजुकेशन के नाम पर भी लोन लिया जाएगा। अब लोन बैंक नहीं देते यहाँ पे सर, यहाँ पर क्या होता है, किसी से ना ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं, कमेटियाँ डालते हैं लोग। तो ये जो टिपिकल वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये वो वर्ड्स हैं जो बेसिकली लोगों की लाइफ में चल रहे हैं। किसी ने क्या किया, किटी डाली बच्चे की एजुकेशन के लिए, किसी से उधार पे पैसे लिए, 1% 2%, ये तो भूल जाओ आप। अगर आप बिल्कुल ही टिपिकल मिडिल क्लास की बात करोगे, 5% 10% पे पैसा मिलता है। 10% आप समझ रहे हो। हम अभी स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, हम आपको बताते हैं अगर आपको ईयरली 12%, 13%, 14%, 15% की रिटर्न्स आ जाए ईयरली, तो आपकी वेल्थ किस हिसाब से कंपाउंड होती है। और अगर कोई आपसे 10% महीने का ब्याज ले रहा है, तो वो एक ही साल में 120% आपसे ले रहा है, मतलब 1 साल में पैसा डबल। और मिडिल क्लास फैमिली ऐसा देती हैं पैसा। अगर किसी को रियलिटी नहीं लग रही, तो अगर आपके आसपास कोई 5% या 10% पे पैसा लेता है देता है, तो प्लीज़ कमेंट करना, लोगों को रियलिटी पता लगेगी। ऐसा हो रहा है, जनरली हो रहा है। एंड देखो, इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, तो अनसिक्योर्ड लोन्स इस रेट पे दिए जाते हैं और ये टोटली मतलब चल रहा है मार्केट में। अब किसी ने एजुकेशन के नाम पे, मैरिज के नाम पे, और एक और बड़ा डिज़ास्टर होता है विच इज़ कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो भैया मिडिल क्लास फैमिलीज़ को हाथ फैलाने पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेविंग नाम का कुछ होता नहीं, और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही कम होता है, और होता है तो बहुत कम अमाउंट का होता है। प्रॉब्लम क्या है, हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है, हम ऐसा सोच के नहीं चलते। अगर किसी का बाइक पे एक्सीडेंट हो गया और एकदम से बोला गया डॉक्टर ने भैया 2 लाख या 5 लाख लगाना है, तो भैया पैसा मांग कर लाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा होता ही नहीं है। पहले हमने ध्यान नहीं दिया ना, ये इनकम एक्सपेंस किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए बोला नहीं, और बोला तो हमने ध्यान नहीं दिया, और दिया तो बहुत ही छोटा मेडिकल इंश्योरेंस हमने लिया हुआ है। तो अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, तो ये लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे, उस टाइम पे आपको कहीं से भी किसी भी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेकर आना पड़ेगा।
क्रेडिट कार्ड स्वाइप मारने पड़ेंगे। अभी हम क्रेडिट कार्ड तक भी नहीं पहुंचे, अभी तो हम बिल्कुल ही उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके पास शायद क्रेडिट कार्ड भी ना हो, तो वो पैसा मांग कर लाएंगे और उसके जो खर्चे हैं ना उन्हें पता नहीं कितने सालों तक बियर करने पड़ेंगे। तो ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता। चलो अब ये सब तो हो गया। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो, देखो मैं बड़े कनेक्ट वाली बात करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं आपके दिल की बात समझता हूँ। इनमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी की लाइफ में चल रहा होगा, कोई ना कोई लोन चल रहा होगा, कोई ना कोई EMI चल रही होगी, कोई ना कोई ऐसा खर्चा होगा जो अनबियरेबल होगा बट करना पड़ रहा है। तो करना पड़ रहा है से क्या होता है समझो, जब आपके एक्सपेंसेस ओवर हो गए थे और आपने ले लिए थे किसी भी तरीके की EMI या लोन पे आपने कुछ भी पैसा ले लिया, अब आपको इस डेट की रीपेमेंट करनी होती है और जो कि हो नहीं पाती क्योंकि हम खर्चे कम नहीं कर पाते। अगर आपने बच्चों को एक बार AC में सुलाने की आदत डाल दी तो आप AC बंद नहीं कर सकते सर, क्योंकि वो आदत पड़ गई। अब मैं ये नहीं कह रहा सही है गलत है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पैसा कितना है। अगर आज आपने अपने बच्चे को आदत डाल दी कि हर साल 2 बार मैं तेरे को नए जूते या कपड़े दिलाऊंगा, तो हर साल आपको दिलाने पड़ेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते, और इनकम बढ़ाने पे भी कोई ध्यान नहीं देता। तो अभी हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रेट अवे सोल्यूशन क्या है भाई। ये तो चलो समझ आ गया, आप तो ठीक है सर ये तो मुझे समझ आ गया, मेरी सिचुएशन ये है, बट अब इससे बाहर निकलने का सोल्यूशन क्या है। अब आइए इसे समझते हैं, यहीं पे समझेंगे। देखिए अब मान के चलता हूँ मैं कि किसी के डेट हो गए हैं, किसी को पैसे देने पड़ते हैं हर महीने। अब इस डेट की रीपेमेंट में बहुत पैसा जाता है, तो अब आप क्या करोगे। मैं एक क्लियर चीज़ बोलूँगा, 2 ही तरीके हैं। तो अगर 50,000 की इनकम है और मैं मान के चलता हूँ कि डेट आपको हर महीने देना पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपये आपको हर महीने डेट में देना पड़ता है और कुछ बचता नहीं क्योंकि खर्चे भी हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अभी के लिए अपने लाइफस्टाइल में कट डाउन करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा। सर यहाँ पे एक क्लियर कट फॉर्मूला है, अगर डेट से बाहर निकलना है तो एटलीस्ट 50% आपको स्ट्रेट अवे सेव करना है और ये सेव करके डेट की रीपेमेंट में लगाना है। आप कहोगे नहीं मेरा तो सिर्फ 10,000 ही जा रहा था, मैं कहूँगा 25,000 दो मेरे भाई। अगर आज आपने लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो आज आपकी 10,000 की EMI है, अगर आप 25,000 दोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें जल्दी इस ट्रैप से बाहर निकलना है। जितनी जल्दी दोगे उतने कम टाइम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप कहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, अगर 50,000 कमा रहे हैं, हमारे 40,000 के खर्चे हैं और आप कह रहे हो 25,000 पे खर्चे लेकर आओ, तो ये तो बहुत ही मुश्किल है। सर अगर मुश्किल लग रहा है तो ये फिर भी आसान तरीका है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा आपको बाहर निकलना, क्योंकि जब तक इस डेट को ख़त्म करोगे ना, कोई ना कोई और बड़ा खर्चा वेट कर रहा है आपके सर पे आने के लिए, और अगर वो खर्चा वेट कर रहा है तो प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम आज ये छोटी सी ले लो कि आज अपनी इनकम में से 50% पैसा अलग निकालो और डेट को ख़त्म करो इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप मेंटली फ्री हो पाओगे। और मेंटल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में आएगी, पहले मेंटल फ्रीडम चाहिए। और जो इंसान मेंटली फ्री है ना, वो बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकता है, क्योंकि जैसे ये मेंटल फ्रीडम आएगी ना, आपने अपने आप को आदत में डाल लिया कि मैं आज जो भी कमाऊँगा उसका 50% से ऊपर खर्च ही नहीं करूँगा और 50% मैं सेव करूँगा। सर आपको कौन रोकेगा अमीर बनने से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अमीर वो है जो चाहे 50,000 कमा रहा है, पर वो अगर 25,000 जोड़ पा रहा है ना, वो अमीर है। और वो इंसान जो 1 लाख कमा रहा है और उसके 1 लाख के खर्चे, वो गरीब है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल देना पड़ेगा। और 50%, ये 25,000 एक एग्जाम्पल है, कोई 40 कमाता है तो 20,000 में घर चलाओ। आप कोई कहेगा सर मैं तो कमाती 10-15,000 हूँ, तो सर फिर आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब 10-15,000 से कम में तो खर्च चलता नहीं ना, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर मैं कैसे बात करूं। मैं तो फिर आपको सीधा बोलूँगा आपको इनकम बढ़ानी है। अब आप कहोगे इनकम बढ़ानी है, अब यहाँ से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं आपको ना कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा जो मैंने अपनी लाइफ में देखे। लोग क्या करते हैं, एक टिपिकल बिजनेस कर रहे हैं और उन्हें लगता है ये बिजनेस है। बेसिकली वो करते क्या, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड को ये बिज़नेस समझा जाता है। एक इंसान मान लो वो वर्क करता है और वो काम क्या करता है, हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, वो दुकान पे जाके बैठता है या फिर वो एक कारपेंटर का काम करता है, तो वो क्या बोलेगा जी मैं तो अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा। बट वो इंसान क्या हुआ, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हुआ। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, जितना टाइम दे रहे हो उतना पैसा कमाओगे। बिजनेस में क्या फ़र्क होता है, बिजनेस में लोग आपके नीचे काम करते हैं, आप
अगर शॉप पर जाकर खुद बैठते हो और तभी आपकी दुकान चलती है तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। बट आपकी दुकान, मान लीजिए आपके पास एक रेस्टोरेंट है, आप नहीं भी बैठते, कैशियर रखा हुआ है, लोग रखे हुए हैं और तब भी वो चल रहा है, तो फिर आप बिजनेस कर रहे हो। इतना छोटा सा डिफरेंस होता है। अब प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में लोग अपने आप को अपग्रेड ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो एक टाइम पर ना घरों में टीवी की ट्रॉली आती थी। पहले एलईडी टेलीविजन्स नहीं होते थे, बड़े बड़े टेलीविजन्स होते थे, तो घरों में ना सबके ट्रॉली होती थी, वुडन ट्रॉलीज होती थी और उसके अंदर फिट हो जाता था टीवी और ऊपर नीचे आप सामान रखते थे। तो वो इंसान सेल्फ एम्प्लॉयड था और वो अपने ही घर में एक जगह पर ट्रॉलीज बनाते थे टीवी की। अब टीवी की ट्रॉली बनाते थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था उस टाइम पे उनके हिसाब से कि भैया पैसा आ रहा है। खुद बनाते थे, कुछ लेबर रखी हुई थी, काम सही चल रहा था। बट उन्होंने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। टीवी धीरे धीरे करके छोटे होने शुरू हुए और एक टाइम आया दीवार पे चिपकने शुरू हो गए। बट वो क्या बनाते रहे, वो टीवी की ट्रॉली बनाते रहे और टीवी की ट्रॉली बनाते रहे तो एक टाइम पे क्या हुआ, बिजनेस कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया। अब उन्हें ये चीज़ समझ नहीं है कि हमें अपग्रेड करना है, और क्योंकि अपग्रेड नहीं किया, हमें तो यही बनाना आता, हम तो यही बनाएंगे। इस वजह से क्या हुआ, आज की डेट में उन्होंने लोन लिया हुआ है, खर्चे पूरे हो नहीं रहे, बच्चे भी ट्रबल में है, फैमिली भी ट्रबल में है, क्योंकि अब कुछ किया नहीं ना। आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिलीज रेजिस्टेंट होती हैं चेंज के लिए। अगर एक व्यापार कोलैप्स हो रहा है, एक काम नहीं चलेगा, तो दूसरे काम की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन को देख लो, वो हमेशा डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचता भी रहता है। अगर आज एक बिजनेस चल रहा है और अगर उस बिजनेस में लगेगा कि कल को स्कोप कम है या मार्जिन्स कम हो गए, तो उसी टाइम पे सोचेगा और नया क्या कर सकते हैं। और अगर ये अडेप्ट नहीं किया गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़, आज मान लीजिए कोई इंसान जॉब करता है, ज़रूर थोड़ी सब सेल्फ एम्प्लॉयड ही होंगे, तो बात आ जाती है स्किल की। आज आप एक जॉब कर रहे हो जो आपको 10,000 15,000 कमा के दे रही है। सर आप बुरा मत मानना, अगर आज आपको 10-15 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई ढंग की स्किल ही नहीं है। आप हो सकता है मेरी बात का बुरा मान रहे हो, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी हाई लेवल स्किल हो जाती है उतना आप हाई लेवल चार्ज कर सकते हो, ज़्यादा कमा सकते हो। एक इंसान ओपन हार्ट सर्जरी करता है, तो ओपन हार्ट सर्जरी कितनी बड़ी स्किल है, हर किसी के पास नहीं है वो, तो वो इंसान लाखों में चार्ज कर सकता है। पर अगर मान लीजिए कोई इंसान बड़ा सिंपल सा एक ऑफिस के अंदर काम करता है, डाटा एंट्री का काम करता है या छोटा मोटा कोई काम करता है जिसमें बहुत एक्सपर्टाइज स्किल की ज़रूरत नहीं है, तो मिलेगा ही बहुत कम पैसा। कोई किसी के घर में मान लीजिए आपने देखा होगा मेड होती है, अब मेड का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं भाई, हेल्पिंग का काम बहुत सारे लोग कर सकते हैं, घर का कुक बहुत सारे लोग बन सकते हैं, गाड़ी का ड्राइवर बहुत सारे लोग बन सकते हैं। तो ये सब का एक लिमिटेड पे स्केल ही रहेगा। आप समझ रहे हो, आप कहोगे गाड़ी चलाना एक स्किल है, बिल्कुल एक स्किल है, पर वो स्किल बहुत सारे लोगों के पास है। तो अगर ऐसी स्किल जो बहुत सारे लोगों के पास है, अगर वही आपके पास होगी, तो ये आप कभी भी बढ़ा नहीं पाओगे सिग्निफिकेंटली। तो कोई ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी जिसके लिए आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। और अगर, बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, मान लीजिए आपको लगता है मैं रेजिस्टेंट हूँ ऐसी स्किल सीखने के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देगी, तो अब आ जाओ यहाँ से अपने बच्चों के ऊपर, फैमिली में उस इंसान के ऊपर जो आज ग्रो हो रहा है। मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को बहुत पढ़ाती हैं, एजुकेशन पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। एक इंसान बोलता है चाहे मुझे अपना खून बेच के लाना पड़े, बट मैं अपने बच्चों को पढ़ाई कराऊंगा अच्छे स्कूल में। क्यों पढ़ाई कराऊंगा? क्योंकि कल को उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, नौकरी अच्छी लग जाएगी तो कल को छोकरी अच्छी मिल जाएगी, हमारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। और एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे पे पूरा भरोसा करता है कि ये मेरे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ करेगा, बट वो जो बच्चा है ना, वो इसका उनका एहसान ही नहीं मानता। वो कहते हैं इन्होंने किया ही क्या है मेरे लिए, इन्होंने मुझे गाड़ी नहीं दिलाई, इन्होंने मुझे अच्छी वाली बाइक नहीं दिलाई, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जबकि उस पिता को पता है उसने क्या किया है, पर वो बच्चा एहसान नहीं मानता और उन्हें लगता है कि हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। वो कहेगा इतना मैं ही कमा लूँ कि मैं अपने लिए अपनी बीवी के लिए कर लूँ, यही बहुत है। और माँ बाप बहुत स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, क्योंकि उनके पास सेविंग भी नहीं होती, सब कुछ तो बच्चे पे लगा दिया। ये सारी रियलिटी है। तो करना क्या है, आज आप अपने बच्चे को ना सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन की तरफ ध्यान मत दो, ये आप ना बिजनेसमैन की तरह सोचो। बिजनेसमैन कैसे सोचता है मैं आपको बताता हूँ। बिजनेसमैन सोचता है ROI के हिसाब से। मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए एग्जाम्पल, और उससे मुझे कुछ काम कराना है, तो मैं ये देखूंगा कि इस 10 लाख रुपए से मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, ROI क्या आएगी। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा हूँ, हमें लग रहा है यार हमें बिल्डर फ्लोर बनाएंगे, तो भैया इतने की ज़मीन ली, इतने करोड़ रुपए बनाने में लग गए, आएगा कितना। तो ये ROI के बारे में हम सोचते हैं। बट जब हम एजुकेशन कराते हैं ना अपने बच्चे को, हम घंटा एजुकेशन कराते हुए ROI के बारे में सोचते हैं।
एजुकेशन में आपने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। आपने 12th तक पढ़ाई करी अच्छे स्कूल में, आप हर महीने की 10,000 15,000 की फ़ीस कैसे भी करके देते थे। उसके बाद बच्चा गया कॉलेज में पहले मांग लिया डोनेशन, भैया मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं या चलो आए भी हैं जो भी है, आपको डोनेशन देके एडमिशन मिलेगा। आपने कहा प्राइवेट मैं पढ़ाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, आपने डोनेशन दी और डोनेशन देने के बाद आपको पता लगा यहाँ पे तो और भी ज़्यादा फीस है, तो आपने एग्जाम्पल के लिए बैचलर्स में आपने BBA कराया बढ़िया से किसी अच्छे कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, और ये BBA कराते हुए एग्जाम्पल के लिए आपका 10 लाख रुपए का खर्चा आ गया। तो 3 साल में आपने 10 लाख रुपया दे दिया। फिर आपने बोला MBA कराऊंगा और बढ़िया कॉलेज से। अब MBA भी आपने कराने का सोचा और MBA कराते हुए भी मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया और लग गया। मैं बहुत लिमिटेड बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इससे भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ, ये 20 लाख रुपया एजुकेशन में लग गया, ये 20 लाख रुपया एजुकेशन में लग गया। होगा क्या इसके बाद? अगर इस MBA कराने के बाद बच्चे की 25,000 रुपये की तनख्वाह लगती है, 25,000 रुपये, तो आप क्या कहोगे 3 लाख रुपये साल का ये कमाएगा। और उसके बाद ये 20 लाख रुपये कब पूरे होंगे, इसके ऊपर मैं अभी आपको बता रहा हूँ, समझना मेरी बात को। ये 3 लाख रुपये साल का आया, आप कहोगे यार इस तरीके से तो 10 साल में 10 ईयर्स में ये 30 लाख रुपये हो जाएंगे, तो हमारा पैसा पूरा हो जाएगा, है ना। ऐसा लगता है, ऐसी कैलकुलेशंस लोग करते हैं। अब मैं आपको ना एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आप क्या करो, ये 20 लाख रुपये मत लगाओ, ये 20 लाख रुपये उठा के ना बैंक में जाके FD करा दो। देखना, बड़े ध्यान से देखना, ये 20 लाख रुपया हमने जाके बैंक में FD करा दी। आपको FD पे टिपिकली 7-8%, अगर सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा और ज़्यादा, एक 8% का इंटरेस्ट ले लेते हैं, ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। हमने तो आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बताए हुए हैं जिस पे आपको 12% भी आ जाएगा, 12 की जगह 13 भी बताया हुआ है, आई बटन पे लिंक है जाके देख लेना। 13% साल का आ जाएगा। मैं कोई FD करेगा, कोई हो सकता है P2P लेंडिंग करेगा, एक एवरेज ले लो 10% ले लो। अगर कोई FD करेगा या कुछ भी करेगा, एग्जाम्पल अगर हम 10% भी ले लें तो जी 20 लाख रुपये 10% के हिसाब से बिना कुछ करे आपको 2 लाख रुपये दे जाएंगे हर साल के। और बच्चा कब जाके 25,000 की नौकरी करेगा वो एक अलग बात है। कई सारे लोग बोलेंगे अरे 10 साल में भैया उसकी सैलरी भी तो बढ़ेगी। मैं मान रहा हूँ सैलरी बढ़ेगी, बट भैया वो 25,000 में बच्चा जब सोचता है कि मैं कमाना शुरू करूँगा तो पहले तुम्हें पैसे देगा आके पूरे के पूरे, या वो अपने ऊपर खर्चा करेगा। अगर उसकी 25,000 की तनख्वाह लग भी गई तो वो क्या देखेगा, मैं आपको इसका ब्रेकअप दे देता हूँ। कहीं पर भी ऑफिस जा रहा होगा, एग्जांपल 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बाद वो एक EMI कराएगा एक अच्छे फ़ोन की, जैसे कि अब आईफोन वगैरह की EMI करा ली, उसमें 5-10 हज़ार रुपये उसमें वो दे रहा है EMI के। फिर वहाँ पे कोई उसे लड़की भी पसंद आएगी, उसमें भी खर्चा होगा। आज की डेट में लोग ये क्या कहते हैं सोशल इंटरेक्शंस के लिए बहुत जाते हैं, तो उसमें भी खर्चा होगा। कुल मिला के अगर वो 10-15 हज़ार रुपये भी बचा ले तो भी बहुत बड़ी बात है। और ये बचाने के बाद आपको क्या लग रहा है वो आपको आके देगा, आपकी ROI कुछ नहीं है। बट ठीक है, बच्चे को एजुकेशन कराना जो कि ज़रूरी है। अब ये ROI ये हमने उस केस में लिया जब 20 लाख रुपए लग रहे हैं। अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए। अब मैं आपको एक शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खोलना ज़रूरी है। देखिए, हो सकता है कई लोग बोले कि भैया 20 लाख रुपये भी तो 5 साल में लग रहे हैं। मैं कहता हूँ चलो आपको 10 लाख रुपये इमीडिएटली डालने हैं। आप यहाँ पर देखो, अगर आपने 10 लाख रुपये की लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी और आपको मैंने जैसे बोला चलो 10% का भी आपको ईयरली रिटर्न आ रहा है आपके पैसे पे, तो आपको पता है 10 साल में आपके 10 लाख ही 25 लाख बन जाएंगे, ऑलमोस्ट 26 लाख। मतलब 20 लाख रुपए तो 50 लाख रुपए वैसे ही बन रहे हैं। तो आप एजुकेशन पे कितना पैसा डाल रहे हो, वो कितने गुना बढ़ रहा है, ये आपको ROI चेक करनी पड़ेगी। और उससे ज़्यादा तो अगर आप कहीं पर भी ना लगाओ तो बढ़ जाएगा। बट आपको लगेगा कि बच्चों को पढ़ाए ना। देखिए सर, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने का फ़ायदा क्या था कि बहुत ही कम फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो अगर बच्चा सच में इंटेलिजेंट है, ट्राई करो कि वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ पाए। बट अगर आप पढ़ाई सिर्फ इसलिए करा रहे हो कि वो कुछ बन जाएगा, मैंने देखो क्या लिखा था, मैंने लिखा था स्किल्स। हमने बात करी थी कि स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। चेक ये करना है, देखो आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, क्या ये बच्चा सच में एक पढ़ने वाला बच्चा है? क्या ये बच्चा जो ये कर रहा है, BBA कर रहा है, MBA कर रहा है, BTech कर रहा है, कुछ भी कोर्स कर रहा है, इसमें मेरा पैसा लग रहा है, बट आपको उस बच्चे को देखना पड़ेगा क्या इसका सच में इंटरेस्ट है, या सिर्फ मैं मार्केट में एक रेप्यूटेशन के लिए कि भाई किसी लड़की के लिए रिश्ता जाएगा तो उसने BBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है, BTech करी है, MTech करी है, MBBS करी है, इसलिए मैं इसे पढ़ाई करा रहा हूँ, या इसका सच में इंटरेस्ट है? क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो शायद बच्चा कहीं से भी आगे निकल जाएगा।
बट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आपका पैसा वेस्ट है सर। आज की डेट में इंडिया सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है और उन लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है। सिविल इंजीनियर्स आप देखो धक्के खा रहे हैं, नहीं मिल रही जॉब। और आता क्या उन्हें, स्किल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो कॉलेजेस उन्हें वो स्किल्स दे पा रहे हैं जिससे वो एकदम से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे? तो आज के हिसाब से स्किल्स देखनी पड़ेंगी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ सर। अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, करना क्या है। आज आपको, जब मैंने बोला ना ROI चेक करो, लोग ROI चेक नहीं करते। आज आप अपने बच्चे को BBA MBA करा रहे हो, आपने एग्जाम्पल लिया कि खर्चा आ रहा है 20 लाख रुपए। आप यहाँ पर देखो ये 20 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है और उसके बाद एग्जाम्पल आप कहते हो 25,000 30,000 की तो नौकरी लगी जाएगी, और मैं आपकी बात मान भी रहा हूँ सर। पर अगर आप बच्चे को आज के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए आप एनिमेशन का कोर्स कराते हो, या आपको सर्च करना पड़ेगा, हो सकता है बच्चे का भी इसमें इंटरेस्ट हो, पर आप तो चाह रहे थे वो BBA MBA करे, बट बच्चा बोल रहा था सर पापा मुझे एनिमेशन का कोर्स करा दो, 3D एनिमेशन सीखना है। सर वो 3D एनिमेशन का 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद, सिर्फ 1 साल का डिप्लोमा करने के बाद 25-30 हज़ार की नौकरी आराम से ले सकता है, और उसमें उसका इंटरेस्ट भी रहा। पर नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज में देखा जाएगा कि बच्चे ने BTech किया है, MTech किया है, किसी ने PhD करी है, किसी काम की नहीं है वो। उसे आता क्या है? अगर उसे 3D एनिमेशन आता है तो 25-30 हज़ार की नौकरी आराम से मिल जाएगी। अगर उसे डिजिटल मार्केटिंग का आपने कोई अच्छा कोर्स कराया और किसी अच्छी कंपनी में वो डिजिटल मार्केटर लग गया, एज एन SEO ऑप्टिमाइजर लग गया, तो वहाँ पर ही उसे 25-30 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी। कंटेंट राइटिंग में उसे पैसे मिल जाएंगे। उसे ऐसी चीज़ों पर फोकस रखो जहाँ से वो जेन्युइनली पैसे कमा पाएगा। लोग आज की डेट में से बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पैसे भी लगा रहे हैं। सर आप माँ बाप के पैसे लगा रहे हो, आपको भी मैं बता रहा हूँ, आप भी अपने माँ बाप के पैसे लगा रहे हो, और आपको चेक करना है इज इट वर्थ इट और नॉट। क्योंकि माँ बाप तो कहीं से भी पैसे लाएंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में मिडिल क्लास फैमिलीज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। पर उसका हर्जाना आपको भी भुगतना पड़ेगा, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एनिमेशन का 1 साल का कोर्स हो सकता है आपका 50,000 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में हो जाए। तो जो चीज़ 1 लाख रुपए में हो सकती है और 1 लाख की चीज़ आपको 25,000 30,000 रुपये कमा के दे सकती है, उस पर फोकस करना ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। ऐसी कौन सी स्किल है जो ज़्यादा पैसा कमा के दे पाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जब आप एक स्किल सीख लेते हो ना, देखो मैंने ये रियल लाइफ एग्जांपल देखा है। एक आदमी ने सेम इसी तरीके से एक एनिमेशन कोर्स किया। उसने एनिमेशन कोर्स किया, एनिमेशन के लिए जॉब करी, जॉब करके काम सीखा, काम सीखने के बाद वो टीम लीडर बन गया। टीम लीडर जब वो बन गया, वो 1 से 1.5 लाख रुपए उस कंपनी में कमा रहा था। इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ओवर टाइम भी मिलता है। 1 से 1.5 लाख ऐसा टीम लीडर कमा रहा था। उसने काम सीख लिया, उसके बाद उसने सोचा कि मैं अब कुछ पैसा जोड़ूंगा। उसने लगातार 2 से 3 साल काम किया और कुछ पैसा जोड़ा और अपना बिजनेस शुरू किया। अपने नीचे भी एनिमेटर्स को रखा। अब उसने क्या किया, सिंपल वेबसाइट से, आप फाइवर पे जाते हो, वहाँ पे आपको एनिमेशन कराना है, प्रोजेक्ट्स के पैसे मिलते हैं। उसने फाइवर पे अपनी प्रोफाइल लिंक कर दी। प्रोफाइल लिंक करने के बाद एक बार मुझे भी एनिमेशन कराना था, मैं भी फाइवर पे गया, मेरा उस इंसान से कांटेक्ट हुआ और कांटेक्ट होने के बाद मुझे पता लगा उसने इस तरीके से ग्रो किया और आज उसके नीचे 50 एनिमेटर्स की टीम काम कर रही है, 50 से ज़्यादा की, और वो करोड़ों में कमा रहा है। तो सर ये तरीका होता है लाइफ में ग्रो करने का। एक स्किल सीखी, फोकस क्या करा कि लाइफ में मुझे कुछ ऐसा करना है कि मुझे काम नहीं करना पड़े। अगर एक सवाल आज आप अपने आप से पूछोगे तो आप डेफिनेटली मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, एंड दैट इज वट एवर यू आर डूइंग, हाउ दिस कैन बी डन विदाउट मी। मेरे बिना ये काम कैसे हो सकता है। अगर आज आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक जैम में रोज फंसते हो 2 घंटे के लिए और आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है, आपकी नींद हैम्पर होती है, तो आप सोच सकते हो कि भाई ये गाड़ी मेरे अलावा कौन चला सकता है, कैसे गाड़ी चल सकती है, ड्राइवर से चल सकती है। आज आप सोचोगे ड्राइवर को मैं 15-20 हज़ार नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, क्योंकि आज आप ऐसा काम नहीं कर रहे कि आप 15-20 हज़ार दे पाओ। बट जिस दिन आप दे पाओगे ना, आपके पास टाइम होगा। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, मनी और टाइम का कॉन्सेप्ट समझना। जितने भी अमीर लोग हैं ना, वो फोकस करते हैं कि उनके पास टाइम ज़्यादा हो, टाइम ज़्यादा हो। एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी गाड़ी भी खुद धोता है, अपने घर में सफाई भी खुद रखता है, बहुत सारे काम है वो खुद करता है। पर एक अमीर इंसान जानता है मेरी गाड़ी कोई और धो सकता है, गाड़ी कोई और चला सकता है, ऑफिस को जाके कोई और खोल सकता है। उसके लिए एक चीज़ होती है जो होती है उसकी मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी,
मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ के ऊपर जब आप ध्यान दोगे, मैं इसे MVP बोलता हूँ, तो ये आप अमीर बन पाओगे। अब ये थोड़ा एडवांस जा रहा है, इसकी आज आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ तक ही कर लो बहुत है। तो आज हमने क्या क्या सीखा इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कि आप जो भी कमा रहे हो उसका 50% आपको सेव करना है। अगर आज आपके ऊपर कोई उधार है, कोई लोन है, तो ये पैसा आप लोन को ख़त्म करने की तरफ लगाओगे। अगर आज आपके पास लोन नहीं है तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। अब कई सारे लोग पूछेंगे इन्वेस्ट कहाँ करना है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सर आप SIP शुरू कीजिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। जाके फ्री में जाके अपने डीमेट अकाउंट खोलो। डीमेट अकाउंट जब आपका खुल जाएगा, मैं आपको कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देता हूँ, ETF सजेस्ट कर देता हूँ, जिसमें जाके आप पैसा लगा सकते हो। आपको ओवर द ईयर्स आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए आप निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 के जब आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाओगे तो होगा क्या, आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनी में लगेगा। इंडिया ग्रो करेगा, आपका पैसा ग्रो करेगा। दूसरा मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप नैस्डैक 100 US की टॉप 100 कंपनीज में पैसा लगा सकते हो। इसके लिए भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे कोटक का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सो कोटक का आप सर्च करोगे, नैस्डैक 100 का म्यूचुअल फंड आपको मिल जाएगा। इसमें आप जाके पैसा लगा सकते हो। इंडेक्स फंड्स होते हैं, और इंडेक्स मतलब एक स्टॉक गिर सकता है, पूरा मार्केट जो है वो आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं कर सकता। तो मार्केट जो है वो बड़ा ही है, जो इंडेक्स है वो बना ही है इसलिए कि पैसा बढ़े। तो अगर आप लगातार इनमें पैसा लगाते हो तो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर देखो। सो मैं आपको सिंपली एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए था ये। आप अमीर कैसे बनोगे। आप 50,000 कमा रहे थे, 25,000 रुपये आप सेव कर रहे थे। पहले आपने अपना लोन खत्म कर लिया। अब आपके पास एग्जाम्पल 25,000 बचने शुरू हो गए। मैंने आपको बताया कि आप 50,000 से और ज़्यादा कैसे कमा सकते हो। उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। स्किल्स आपकी जितनी बढ़िया होंगी उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। यहाँ पर हम SIP कैलकुलेटर पर आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका 25,000 रुपये बचना शुरू हो जाए ना सर, तो जादू हो सकता है आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको बिलीव ना हो रहा हो। ओके, सो दिस इज 25,000। 25,000 रुपया आपको एग्जाम्पल के लिए मार्केट से एक डिसेंट 14% की रिटर्न मिल जाती है। इंडेक्स फंड अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम में 15% के आसपास की रिटर्न दी, हम 14 ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पीरियड कुछ भी ले लो। आप कहते हो जी मैं तो अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आज आप कहते हो जी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं तो 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो सर 25 साल के बाद ना जादू ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको क्या लगता है? 25,000 रुपये हर महीना अगर आपने 25 साल तक जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेट करो और जादू देखो। इतना पैसा आ गया कि इसे भी टाइम लग गया। 6.8 करोड़ ये बन जाएगा। 6.8 करोड़ आपने लगाए होंगे 75 लाख। 75 लाख रुपए आपने 25 साल में जाके धीरे धीरे करके जोड़ा और वो बन गया 6.8 करोड़। अगर यहाँ पर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर दोगे, इन्फ्लेशन एडजस्ट करने का मतलब क्या हुआ कि भैया तो 25 साल के बाद 6.8 करोड़ होगा, तो आज का कितना होगा? आज के हिसाब से अगर आपको खर्चा करना होगा तो कितना होगा ये? आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो यहाँ पर 2.4 करोड़ हो गया। आपका पैसा एक बार में 2.5 करोड़ रुपया नहीं बना था। आप हर महीने से 25,000 ही दे रहे थे, बट 25 साल के बाद आपकी फैमिली के पास 2.5 करोड़ रुपए इन्फ्लेशन एडजस्टेड होगा। मतलब उस टाइम की उसकी वैल्यू 2.5 करोड़ के हिसाब से होगी, और आज 2.5 करोड़ रुपए आपके हिसाब से कितनी वैल्यू है आप खुद बताओ। अगर कोई ज़्यादा जोड़ सकता है और अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक सिंपल फिगर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अमाउंट सुन के अच्छा लगता है कि 6.8 करोड़ हो गया। अगर आप इसे पैसे को पड़े रहने दो, आपको कहोगे यार 25 साल के बाद हमने एडजस्ट कर लिया, अब मुझे एग्जाम्पल सिर्फ 30 साल के बाद ज़रूरत है, 5 साल ही बढ़ाए, सिर्फ 5 साल आपने बढ़ाए हैं, आपको क्या लगता है 6.8 करोड़ रुपीज़ कितना हो जाएगा? देखिए जादू, आपने अगर इन्हें बढ़ा दिया तो 13.9 करोड़ हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप देख रहे हो यार, तो पैसा डबल हो गया अगले 5 साल में। ये जादू होता है कंपाउंडिंग का, और मिडिल क्लास फैमिलीज इस कंपाउंडिंग के जादू को कभी समझ नहीं पाती। अगले 5 साल में, अगर 35 साल के बाद बात करें, आप अपने रिटायरमेंट की बात करते हो, यू विल हैव ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपीज़। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट भी कर दोगे तो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड आज का ऑलमोस्ट 6 करोड़ रुपया होगा। तो 6 करोड़ रुपए अगर आज का आपके पास होता तो आपकी लाइफ कैसे चलती, उस टाइम के हिसाब से आपकी लाइफ वैसी चलेगी। बट ये ओवरनाइट नहीं होगा सर, और ये तो तब है जब हम बात कर रहे हैं आपकी इनकम ही नहीं बढ़ी। अगर आपने आज मेरी बातों को समझा और इस 50,000 को ग्रो करके 80,000 कर दिया, मैं कहता हूँ 70,000 भी कर दिया, 20,000 रुपये भी बढ़ गई, तो आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे। और ज़्यादा पैसा अगर आपने इन्वेस्ट किया तो भी जादू देख लो क्या होगा। ये जादू देखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप शुरुआत ही नहीं करते।
मैं कहता हूँ अगर आप 80% भी एक्सपेंस कर रहे हो तो 20% भी आप सेव कर सकते हो। अगर आपने कल को 25 की जगह सिर्फ 30,000 रुपये कर दिया, ऐसे सिर्फ 5,000 रुपये बढ़ा दिया, तो ये जो फिगर है ना, ये 33.7 करोड़ हो जाएगी, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड 6.9 करोड़। चॉइस इज योर्स। सो मेरा काम था इस वीडियो में आपको बताने का कि आप किस तरीके से एक मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। फाइनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास फैमिलीज अपने बच्चों को समझाती हैं, सिखाती हैं, जो आज से आप ट्राई करो कि आपके परिवार में ना सिखाई जाए। पहली चीज़, हमेशा हमें बोला जाता है कि अगर अमीर बनना है तो ज़्यादा पढ़ाई करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। हम स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। बच्चे को सिर्फ आप ऐसा बच्चा मत बनाओ जो सिर्फ रटता है, बोलता है रट्टू तोता बना रहे हो, सिर्फ एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ रहा है तो सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको आता क्या है, उसके अंदर टैलेंट क्या है, उसके अंदर स्किल्स क्या है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, हमेशा बोला जाता है जॉब इज़ बेटर देन बिजनेस। देखिए, हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना, हर कोई जॉब के लिए भी नहीं बना। आप बच्चे के हिसाब से देखिए उसका एप्टीट्यूड क्या है। अगर उसके अंदर ऐसी स्किल है, ऐसी फायर आपको दिखती है कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है, तो ये फोर्स करना कि तेरे को सिर्फ जॉब ही करनी है ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उसे देश की सेवा करनी है, उसे गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, पर ये कहीं लिखा नहीं है कि जॉब ही हमेशा बिजनेस से बेटर होगी। मिडिल क्लास फैमिलीज में सिखाया जाता है। बच्चे को उसके हिसाब से करना है तो उसे क्या करना है। फाइनली बहुत लिमिटेड सोचने के लिए बोला जाता है, जितनी चादर है उतने पैर फंसारो, आप बड़ा मत सोचो, लिमिटेड सोचो। ऐसा थोड़ी होता है, तू थोड़ी बन जाएगा टाटा अंबानी। कहीं नहीं लिखा कि वो नहीं बन सकता। आप समझ रहे हो, सचिन तेंदुलकर भी पहले दिन सचिन तेंदुलकर नहीं था, और धीरू भाई अंबानी जी भी पहले दिन धीरू भाई अंबानी जी नहीं थे। पर पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता तू गाना गा, तू लता मंगेशकर जैसा बनेगा, तो वो लता मंगेशकर नहीं बन पाती। और लता मंगेशकर जी को बोला जाता तू क्रिकेट खेल, तो वो लता मंगेशकर नहीं बन पाती। बच्चे के टैलेंट के हिसाब से उसे और बड़ा सोचने पे मजबूर करो, है ना, बड़ा सोचने पे मजबूर करो। बच्चे को बोलो कि तू सोच बड़ा, और उस हिसाब से अचीव भी कर लाइफ में। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मौजूद है। वीडियो डेफिनेटली थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, पर हम ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें, और इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको अपनी SIP शुरू करनी है, फ्री में डीमेट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।